मुझे बस एक चीज कंफर्म कीजिए, आप लोगों को HDL वाली बात समझ आई थी कि हमारे पास HDL जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से फॉर्म सेल्स के रिसेप्टर्स उसको कैटाबोलाइज करके खत्म कर देते। तो नियसिन हमारे पास एक और क्या काम करती है, नियसिन हमारे पास जाकर इन स्कैवेंजर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। जब ये रिसेप्टर्स हमारे पास ब्लॉक होंगे तो आप मुझे बताएं HDL का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हाँ भाई, HDL का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास नियासिन के दो काम आ गए। क्या दो काम देखे हमने नियासिन का? पहला काम हमने देखा कि हमारे पास क्या कर रही थी, ये हमारे पास एक एंजाइम जिसका नाम था HSL हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज उसको ब्लॉक कर रही थी। जब वो उसको ब्लॉक कर रही थी तो हमारे पास LDL का लेवल कम हो रहा था। ठीक है। दूसरा काम ये हमारे पास क्या करती है, हमारे पास बड़ा बेहतरीन काम करती है, HDL को इंक्रीज करा देती है। ठीक है, उसके कैटाबोलाइज को रोक देती है। तीसरा ये एक और काम भी करती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, वो भी काम बहुत अच्छा है इसका। वो काम इसका ये है कि हमारे सेल्स क्या करते हैं, ये जो HDL है, ये इसका जो रे अपटेक होता है ना, अगर हमारे पास जो HDL है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे हेपेटोसाइट्स है ना, ये इनको HDL को ज्यादा को अंदर रख लेती है। मतलब देखें, एक बात सुने, अगर मेरा हेपेटोसाइट है, वो बहुत सारे HDL भेज रहा है और 100 HDL उसने भेजे, और इन 100 HDL को वापस अपने अंदर कोलेस्ट्रोल को लेकर हेपेटोसाइट के पास आना था। तो अगर ये HDL सारे के सारे हेपेटोसाइट के पास नहीं आएंगे तो हेपेटोसाइट क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि भाई बाहर कोलेस्ट्रॉल कम है, मैं HDL को भेज रहा हूँ कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, और HDL मेरे लिए जाके कोलेस्ट्रॉल लेकर ही नहीं आ रहा। ऐसा ही होगा ना? हाँ भाई, ऐसा होगा या नहीं होगा? हेपेटोसाइट ने HDL को भेजा। क्यों भेजा HDL को? इसलिए भेजा क्योंकि इसके पास कोलेस्ट्रॉल कम था। HDL जाएगा प्लेग के अंदर से, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा और उसको फिल करके ये HDL विद कोलेस्ट्रॉल हमारे पास आएगा हेपेटोसाइट के अंदर। हेपेटोसाइट खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरे पास कोलेस्ट्रॉल आ गया, अब मैं दोबारा से LDL बनाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं इस HDL को इस हेपेटोसाइट के अंदर जाने ही ना दूं, इस रीअपटेक को रुकवा दूं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये और HDL भेजेगा, और HDL भेजेगा, ज्यादा HDL भेजेगा। ये बोलेगा HDL मेरे पास आ ही नहीं रहा है, अब मैं ज्यादा HDL भेजूं। ज्यादा HDL जाएगा, ज्यादा प्लेक को लेकर आएगा, और आपके पास इस तरह से प्लेक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। प्लेक आपके पास ब्लड वेजल से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एक और चीज समझ आई कि नियसिन हमारे पास और क्या करता है, जो रीअपटेक होता है HDL का उसको ब्लॉक करता है, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है जी, ये वाली बात समझ आई आपको? हाँ भाई। ओके। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये तो ओवरऑल आ गया हमारे पास नियसिन का काम। अब नियसिन के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं बेटा? इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ काउंसलिंग पॉइंट्स बताने हैं। आपके पास नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन के आगे होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने इसका एक सेल जो है वो साइज में बढ़ा दिया। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ से जा रही होती है ब्लड वेजल, यहाँ से पूरी इस तरह से आपके पास ब्लड वेजल जा रही होती है। और इस ब्लड वेजल के अंदर जब एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है ना, उस एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पकड़ता है और लेकर आता है। यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, इसका नाम है ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये इस यूरिक एसिड को भेजता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर इस यूरिक एसिड को हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, ये सारा काम हमारे पास चल रहा होता है। लेकिन नियासिन हमारे पास क्या करती है, नियासिन आती है और आकर इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब मुझे बताओ, जब नियसिन आकर इसको ब्लॉक करेगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा। हाँ भाई बच्चों, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। क्या होगा उससे? कौन सी डिजीज होगी? हाइपर यूरिसीमिया से क्या होता है?
गाउट, है ना। अब काउंसलिंग पॉइंट क्या आता है, अब आर्थराइटिस होता है, गाउट होता हैगा। अब पॉइंट, काउंसलिंग पॉइंट आपके पास ये आता हैगा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको ऑलरेडी पहले से गाउट है, तो आप उसको उठा के नियासिन नहीं देंगे, ठीक है। आपने देखना होगा कि अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल पहले से कम है, उसकी हिस्ट्री लेकर, तो आप उसको ये नहीं देंगे, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके अलावा नियासिन और क्या करता है, नियासिन जाता है आपके पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज के पास जाकर ये क्या करता हैगा, ये आपके पास ब्लॉक करवा देता हैगा। क्या ब्लॉक करवाता है, इंसुलिन रिलीज ब्लॉक करवाएगा ये, इंसुलिन रिलीज को। मुझे बताएं, जब आपके पास ज्यादा इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। हाँ भाई बच्चों, दूसरा एडवर्स इफेक्ट समझ आ गया आप लोगों को इसका। ओके। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, और नियासिन आपके पास जाता है, नियासिन एक और काम करता है, ये इसका तीसरा काम है, तीसरा एडवर्स इफेक्ट, ये जाता है। और आपको पता है आपके पास एक एसिड होता है, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड को ये क्या करता है, ये आर्किडोनिक एसिड को जाके करा देता है स्टिमुलेट। नियासिन जाएगा, आर्किडोनिक एसिड को स्टिमुलेट करवाएगा। अब जब आर्किडोनिक एसिड स्टिमुलेट होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाएगा बहुत ज्यादा। अब जब आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा, तो आपके पास कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सारी बातें समझाती हूँ आप लोगों को, रुको। भाई देखो, अगर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं ना, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो काम करते हैं, ये जाते हैं आपकी ब्लड वेसल के पास और इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि ये अलाउ करते हैं आपके ब्लड के अंदर से कुछ चीजों को स्किन के अंदर आने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्किन है, ये स्किन है, और स्किन के अंदर ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, आपने नियासिन दी है, और नियासिन क्या करेगी, इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा देगी। जब इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आपकी ब्लड वेसल के अंदर, मैंने आपको बताया था, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, इसी तरह से आपके पास मास्ट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये मास्ट सेल बाहर आएंगे, और आने के बाद क्या करेंगे, आने के बाद रिलीज कराएंगे हिस्टामीन को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से प्यूराइटस होगा, ठीक है। प्यूराइटस हमारे पास क्या होता है, प्यूराइटस आपके पास होता है इचिंग, खारिश होना, हिस्टामीन की वजह से। आपने देखा हैगा कि बाज औकात स्किन के ऊपर रेड कलर के बम्प्स बन जाते हैं, जिनको उर्दू में धापड़ कहते हैं। हाँ भाई। अमाद, मैं आपका सवाल भी लेती हूँ, पहले मुझे बताएं, ये वाली बात समझ आई आप लोगों को। अमाद, यहाँ पे जिस आर्किडोनिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ ना, वो स्किन से रिलेटेड है, सही है। अच्छा भाई, अब भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स था, उसने जाके कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवाया है, जिसकी वजह से मास्ट सेल जो है वो बहुत ज्यादा स्किन के अंदर आना शुरू होगा, और वहां के उन्होंने हिस्टामीन को रिलीज करवाया, और हिस्टामीन को रिलीज करवा कर क्या करवा दिया, प्यूराइटस करा दिया, ठीक है। इचिंग करवा दी, खारिज करवा दी, ठीक है। और क्या होगा, और ये एक और काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कैपिलरी परमिएबिलिटी भी बढ़ाता है, और उसके अलावा वेजो डायलेशन भी कराता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जब वेजो डायलेशन होगी, तो आपके पास ब्लड ज्यादा आएगा स्किन के पास। जब स्किन के पास ब्लड ज्यादा आएगा, तो आपकी स्किन रेड रेड कलर की नजर आना शुरू होगी। हाँ भाई बच्चों, ऐसा होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि नियासिन स्किन के अंदर, यहाँ मैं स्किन की बात कर रही हूँ, नियासिन स्किन के अंदर दो चीजें कराती है। एक,
प्यूराइटस, और दूसरा आपके पास ये करवाती है फेशियल फ्लशिंग, यानी कि फेस का बहुत ज्यादा रेड हो जाना वेजो डायलेशन की वजह से। क्या मैं इस कंडीशन को किसी चीज से कम कर सकती हूँ? हाँ भाई। अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है और मेरी मजबूरी है कि मैंने उसको ये देनी है, लेकिन फेशियल फ्लशिंग हो रही है, ये भी प्यूराइटिस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? काउंसलिंग पॉइंट क्या होगा मेरा? आई कैन ट्रीट इट विद एस्पिरिन एंड आइब्यूप्रोफेन। ठीक है। हाँ भाई, ये बात समझ आई। अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो कह रहा है कि भाई उसको प्यूराइटिस और फेशियल फ्लशिंग हो रहा है नियासिन लेने की वजह से, तो मैं उसको बोलूंगी भाई आप एस्पिरिन लेना शुरू कर दो, क्योंकि एस्पिरिन क्या करेगा? एस्पिरिन आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होगा तो मुझे बताओ ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ भाई, ये सब कुछ हो सकता है जो सब कुछ अभी हो रहा था, ये एडवर्स इफेक्ट हो सकेगा? Being a good doctor, we should know how to treat the adverse effect. एक अच्छे डॉक्टर होने की हैसियत से हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ड्रग की वजह से कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो हम उस एडवर्स इफेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या हर दफा हम लोग उसको अल्टरनेट दवा की तरफ स्विच करवाएंगे? हम उसको कोई सपोर्टिव थेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है। दैट्स द मेन पॉइंट आई वांट गिव यू। हाँ भाई, नियासन सबको क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा रह गया, मुझे जल्दी से बता रहे हैं, फिर हम लोग इसको कवर अप करते हैं। अब हमारे पास तीसरी चीज आती है फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स में हमारे पास दो ड्रग्स हैं, फिनोफाइब्रेट और जेम फिब्रोसिल। ये दो ड्रग्स हमारे पास आती हैं इसके अंदर। ठीक है। और क्या कहते हैं, इनका क्या काम होता है? बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने देखा था कि भाई हमारे पास काइलोमाइक्रॉन था, काइलोमाइक्रॉन के अलावा हमारे पास एलडीएल बन रहा था। आप लोगों को पूरा प्रोसेस याद होगा कि किस तरह से लिवर से हमारे पास एलडीएल बन रहा था। यानी कि लिवर है, लिवर से आपके पास वीएलडीएल आया, वो वीएलडीएल आपके पास ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल में वीएलडीएल से क्या बनेगा? एलडीएल बनेगा, है ना? इसी तरह से हमारे पास काइलोमाइक्रॉन आ रहा था, और हमने देखा था कि काइलोमाइक्रॉन से भी हमारे पास क्या हो रहा था? हमारे पास एलडीएल बन रहा था। तो बेटा काइलोमाइक्रॉन कहाँ से आता है आपके पास? पहले जीआईटी होता है, जीआईटी से आपके पास आता है लिम्फेटिक इंटेस्टाइन के अंदर, एंड देन आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के बाद वो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन आपके पास आ जाता है ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है। अब ये जो वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन है ना, ये दोनों एक चीज के अंदर रिच होते हैं। एक तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर, और दूसरा कोलेस्ट्रोल के अंदर। ऐसा ही है? हाँ भाई। और इनके अंदर से ट्राइग्लिसराइड को कौन निकालता था? लिपोप्रोटीन लाइपेज निकालता था। यानी लिपोप्रोटीन लाइपेज आपके पास मेन काम कर रहा था किसका? एलडीएल बनवाने में हेल्प आउट कर रहा था, है ना? हाँ भाई, ऐसा हो रहा था। लिपोप्रोटीन का काम याद है आप लोगों को? फाइब्रेट क्या करेगा? फाइब्रेट जाएगा, जाकर आपके पास इनहिबिट करवाएगा किसको? लिपोप्रोटीन लाइपेज, उस एंजाइम को जो आपके पास क्या करता था? काइलोमाइक्रॉन में से और वीएलडीएल के अंदर से ट्राइग्लिसराइड को निकालकर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में भेजता था। ठीक है। तो ये जाकर लिपोप्रोटीन को इनहिबिट करेगा। जब लिपोप्रोटीन आपके पास लिपोप्रोटीन लाइपेज आपके पास इनहिबिट होगा, तो मुझे बताएं कि आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में ट्राइग्लिसराइड जो है या कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे जा सकता है। हाँ भाई। ये वाली बात आप सबको समझ आई है या नहीं समझ आई है बच्चों?
रिपीट कर देती हूँ, देखो। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास ना लिपोप्रोटीन लाइपेज नामी एक एंजाइम था। और ये लिपोप्रोटीन लाइपेज नामी एंजाइम आपके पास क्या करता था, ये आपके पास आता था और आकर, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता था, वीएलडीएल के अंदर से और काइलोमाइक्रोन, इन दोनों के अंदर से ट्राइग्लिसराइड को निकालकर कहाँ पर भेजता था, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में भेजता था। जब ये ऐसा काम करता था तो क्या हमारे पास ये काम सही होता था या गलत होता था, पहले तो मुझे जरा ये बताएं आप लोग। हाँ भाई, ये काम हमारे पास सही था या गलत था कि एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड को जब हम लोग भेजते थे तो हमारे पास इन दोनों के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता था। तो ये काम सही था या गलत था। सही था, एटीपी बन रहा था। तो क्या अगर फाइब्रेट लिपोप्रोटीन लाइपेज को ब्लॉक करेगा तो ये चीज गलत नहीं हो जाएगी। गुड, बिकॉज वो हमें एटीपी दे रहा था। तो फाइब्रॉइड बेटा लिपोप्रोटीन लाइपेज को ब्लॉक नहीं करता है बल्कि वो उसको स्टिमुलेट करवाता है। मैं ये देखना चाह रही थी कि आप लोगों के कंसेप्ट कितने बिल्ड हुए हैं, दैट्स वेरी नाइस कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। तो फाइब्राइड्स हमारे पास क्या कराता है, ये हमारे पास जाता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को स्टिमुलेट करवाता है। यानी अगर प्रोटीन लाइपेज अकेला 50% काम कर रहा था ना, तो अब फाइब्रेट की वजह से वो 90% काम करने लग जाएगा। जब ये इतना ज्यादा काम करेगा, इतना ज्यादा स्टिमुलेट होगा, तो मुझे बताएं कि आपके पास ट्राइग्लिसराइड का लेवल हद से ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ भाई। तो इन शॉर्ट फाइब्रेट्स हमारे पास क्या करते हैं, फाइब्रेट्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है, आई विल शेयर, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगी। अगर मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसकी रिपोर्ट देखकर मुझे इस बात का इल्म होता है कि इसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं उसको कौन सी ड्रग देना पसंद करूंगी, फाइब्रेट दूंगी ना। हाँ भाई, यही करूंगी ना मैं। जी बच्चों, क्या ये चीज करूंगी मैं या नहीं करूंगी। बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड हमारे पास फाइब्रेट से इंक्रीज नहीं, देखो इश्रा एक बात सुनो। हमारे पास ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड निकलेगा, इंक्रीज होगा और कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में, और वहां पे जाके ट्राइग्लिसराइड पहले कन्वर्ट होगा फ्री फैटी एसिड में, और फिर हम इससे एटीपी बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ट्राइग्लिसराइड हमने यूटिलाइज कर लिया। जब हमने ट्राइग्लिसराइड यूटिलाइज कर लिया तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो गया। हाँ भाई बच्चे। जी ईर्षा, समझ आ गई मेरी बात। थैंक यू सो मच साहबा। हाँ भाई, यहाँ तक की बात समझ आई है सबको। तो वही इस तरह से हमारे पास फाइब्राइड्स काम करता है। एक काम तो मैंने आपको बता दिया फाइब्राइड का कि ये आपके पास क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत 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 कम करवा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी चीज ये आपके पास क्या करता है, ये लिवर को स्टिमुलेट करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एचडीएल प्रोड्यूस करो। तो भाई ये तो बहुत अच्छी ड्रग हो गई, इसका मतलब ये तो दोनों ही बहुत अच्छे काम कर रही है। लो ट्राइग्लिसराइड में नहीं देंगे, लेकिन पहले हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी होगी। अब बस इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट आपके पास ये हैं कि आपके पास सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट ये आता है कि अगर आप स्टेटिन, मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उसको स्टेटिन दे रही हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने उसको साथ में फाइब्रेट भी दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि मैं उसको स्टेटिन दे रही थी लेकिन उसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको फाइब्राइड भी दे दिया। ये मैंने बहुत गलत चीज करी, ये हो गई ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्यों हो गई, बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास लिवर है,
लिवर हमारे पास क्या करता है, लिवर हमारे पास मेटाबोलाइज करवाता है किसको, स्टेटिन को। और इससे क्या बनाता है, इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है और उनको यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट करता है। ऐसे ही कर रहा था ये। हाँ भाई, यहाँ पर एक एंजाइम था जिसका नाम था P450, जो ये सारा काम करवा रहा था। आपको पता है फाइब्रेट क्या करता है, फाइब्रेट जाता है और जाकर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो मुझे बताओ, क्या स्टेटिन के मेटाबोलाइट्स बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। जब नहीं बन सकेंगे तो स्टेटिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होने लग जाएगा, हद से ज्यादा। माना कि ड्रग हमें चाहिए, लेकिन अब ओवरडोजिंग भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ओवरडोजिंग का काम हो रहा है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी मुझे जवाब देते जाएं। इर्शा, लाइबा, मेरीन, पलवशा, अदीबा, तैयबा, अनीब, इशफाक, अमाद। क्या हमारे पास ओवरडोजिंग हो जाएगी? तो क्या, अब इससे हमें क्या समझ आता है कि कभी भी स्टेटिन को फाइब्रेट के साथ नहीं देना है। कभी भी आपने पेशेंट को स्टेटिन और फाइब्रेट एक साथ नहीं देना है। सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है जब स्टेटिन का लेवल हद से ज्यादा पड़ेगा तो रेब्डोमायोलोसिस भी होगा बहुत ज्यादा। वो हम पूरा एक पढ़ के आ चुके हैं, एडवर्स इफेक्ट को, क्यों एंजाइम का कम होना, उससे रेब्डोमायोलोसिस होना, ये सारी चीजें तो इनको साथ में नहीं देंगे। दूसरी चीज ये होती है कि फाइब्रेट से ना हमारे पास बनते हैं गॉल स्टोन्स। ठीक है, ये जो गॉल स्टोन्स होते हैं बेटा, होता ये है आपके पास कि आपके पास बाइल एसिड जो होता है वो आ जाता है किसके अंदर, आपने पढ़ा होगा लिवर है। लिवर क्या बनाता है, लिवर बनाता है बाइल एसिड। फर्क समझना। और यहाँ पे मौजूद होता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। लिवर जब बाइल एसिड बना लेता है तो इसको कहाँ पे भेजता है, गॉल ब्लैडर के पास। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, जैसे ही हम फैट्स खाते हैं ना, कोई भी चिकनी ग़िज़ा लेते हैं, तो वो इस बाइल को भेज देता है फौरन कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन में। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर बाइल आ चुका है और यहाँ पर फैट्स भी और यहाँ पे कोलेस्ट्रोल भी है। सही है, तो हमारे पास ये जो फाइब्रेट है ना, ये फाइब्रेट क्या करता है, ये फाइब्रेट जाता है और जाकर इसको बाइल एसिड को इनहिबिट करता है। यानी लिवर आपके पास क्या कर रहा था, लिवर इज फॉर्मिंग बाइल एसिड। किस तरह से बना रहा था, एक एंजाइम के जरिए जिसका नाम होता है सेवन अल्फा हाइड्रोक्साइलेज। और इसको CYP CA1 भी कहते हैं। ये भी इस एंजाइम का नाम है। 7 भी आएगा यहाँ पे, खैर। अच्छा भाई, तो लिवर हमारे पास बाइल एसिड बनाता था इस एंजाइम के जरिए, तो फाइब्रेट जाएगा इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो मुझे बताओ बाइल एसिड कम बनेगा। जब बाइल एसिड कम बनेगा तो हमारे पास बाइल भी कम हो जाएगा। जब हमारे पास बाइल कम होगा तो हमारे पास इंटेस्टाइन में कैसी कंडीशन हो जाएगी, कोलेस्ट्रोल ज्यादा है और बाइल कम है। हाँ भाई अमात, याद है मैम फहीमुन्निसा ने आप लोगों को एक सवाल दिया था रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर स्टोन, रीजनिंग क्वेश्चन। आपने देखा कि जब हमने फाइब्रेट दिए तो किस तरह से हमारे पास क्या, अब क्या कंडीशन हो रही है, अब हमारे पास कंडीशन ये हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो उतना ही है क्योंकि हमने खाना खाया तो कोलेस्ट्रॉल आ गया, लेकिन बाइल हमारे पास इंटेस्टाइन में कम हो गया। ये जो इम्बैलेंसमेंट है ना, ये इम्बैलेंसमेंट ये बहुत खराब है। इस इम्बैलेंसमेंट की वजह से आपके पास क्या होगा, गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, गेटिंग? हाँ भाई, समझ आ गया कि किस तरह से फाइब्रॉइड के एडवर्स इफेक्ट हमारे पास आते हैं। हाँ भाई बच्चों, फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हाइपरलिपिडीमिया के टॉपिक को यहीं पर खत्म करूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे की और डिस्कशन है। हम इसको यहीं पे, इस सेशन को यहीं पे एंड रखते हैं। यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने ड्रग के अबाउट पढ़ा, जो सारी चीजें पढ़ी, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला है तो लेट मी नो। या आप लोगों को किसी भी हवाले से कोई भी डिफिकल्टी आती है इन योर स्टडीज तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ भाई, अम्माद, बुशरा, अनीब, इशफाक,
अली, इर्शा, लाइबा, मेरीन, पलवशा, अदीबा, तैयबा। वो हार्मोनल्स की हार्मोन्स की वजह से भी अमान फीमेल्स में ज्यादा होता है, कि ये मसला भी आता है। लेकिन गॉल स्टोन्स बनने का प्रोसेस ये होता है। क्लियर है? आप सबको क्लास समझ आई? हाँ भाई, अमाद, अदीबा, सवाल कोई? ओके। ओके। तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग के पास ग्रुप मौजूद है। आप लोग वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।